Hello, a very warm good morning to all of you. I welcome to yet another lecture of digital payments, that is part 5. So the today's topic with respect to this chapter is central bank digital currency. So you must be hearing about central bank digital currency from last 1 year. But what is it? Let's see this in very much detail. After learning this concept, you will able to solve every question which comes in your objective, as well as if they ask anything about the CBDC in detail, then also you will be able to answer it after carefully watching this particular lecture. So without wasting any further time, let's move on to our first slide. Let's see what is CBDC, right? Let's move on then. Okay. पहले क्या मैं आपको करेंसी और मनी का डिफरेंस बता दूं क्या? बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे सवाल ना इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। करेंसी और मनी में क्या डिफरेंस है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, करेंसी इज अ लीगल टेंडर बट मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर। बट ये तो बात की बात हो गई। बट पहले तो बेसिक तो चीज समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी, राइट? या करेंसी मतलब जो भी आपको कैश दिख रहा है, दैट इज ओनली द करेंसी। कैश इन द सेंस कैश, करेंसी नोट्स एज वेल एज कॉइन्स, दैट आर नोन एज करेंसी। ओके, तो ये जो करेंसी है, जब ये मनी नंबर्स के फॉर्म में आपको दिखती है तो आप उसको मनी बोलते हो। करेंसी इज व्हाट? करेंसी नोट्स, दैट इज बैंक नोट्स, एज वेल एज योर कॉइन्स, उसको आप करेंसी बोलोगे। जब यही करेंसी, यही जब कैश और कॉइन्स आपको डिजिटल फॉर्मेट में दिखते हैं, एक नंबर्स के फॉर्मेट में दिखते हैं, तो आप उसको मनी बोलोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल के पास HDFC का बैंक अकाउंट है। वो बैंक अकाउंट में देख रहा है कि उसके पास कितने पैसे हैं। उसके बैंक अकाउंट में उसको पता चला कि उसके पास 20,000 रुपीज है। उसने कैसे देखा? यूपीआई के ऐप पे गया, वहां पे देखा चेक बैंक बैलेंस, तो उसको पता चला दैट ही हैज 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 रुपीज क्या नंबर्स के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। बट ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, इसका बैकिंग क्या है? इसका बैकिंग इज योर करेंसी, इसका बैकिंग इज योर कैश as well as the coins that you have deposit with the bank। ठीक है, तो कैश is nothing but the physical thing, money is a digital thing। Money can be seen in numbers, whereas cash is intangible, that is you can feel, you can touch। Currency is a tangible concept, money is an intangible concept। अगर आपके हाथ में अभी 20,000 के कॉइन्स है या 20,000 की कैश है, तो वो करेंसी हो गई। यही कैश, यही करेंसी जब आप नंबर्स के फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में देख रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ योर बैंक बैलेंस, तो उसको आप बोलोगे दैट इज मनी। आई होप दिस इज डैम क्लियर। ओके, सो करेंसी इज अ लीगल टेंडर, मतलब उसके माध्यम से आप इंडिया में कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो करेंसी इज अ लीगल टेंडर, राइट। मनी क्या है यार? मनी तो कुछ नहीं है। यही करेंसी को जब हम नंबर्स में दिखाते हैं, उसको आप मनी बोलते हो। मनी इज नॉट अ करेंसी। ओके, मनी इज समथिंग वेयर करेंसी हैज बीन शोन इन द फॉर्म ऑफ numbers। I hope we are clear on this. So currency is cash as well as coins। Okay, तो यार ये कैश और कॉइन्स को प्रोड्यूस करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, बनाने में तो खर्च हो ही गया, और ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। यार प्रिंटिंग प्रेसेस में करेंसीज बन रहे, उसको पूरे इंडिया के करेंसी चेस्ट में भेजना है,
पूरे इंडिया के बैंक्स में भेजना है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी तो लगेगा, एंड इन इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज वेरी मच। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी लग रहा है, तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कितना ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, कितने ज्यादा उनके एक्सपेंसेस है। बट ये पूरे के पूरे एक्सपेंसेस कम किए जा सकते हैं, पूरे के पूरे एक्सपेंसेस नलीफाई किए जा सकते हैं। कब? जब रिजर्व बैंक यही कैश को डिजिटल फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, क्योंकि कैश एक फिजिकल थिंग है, डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल थिंग। तो जब यही कैश डिजिटल फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कैश को जो बनाने के लिए पैसा लग रहा है, ये जो कैश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसा लग रहा है, वो तो लगेगा ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। तो जो चीज ये कैश कर रही है, वही चीज अभी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी करेगी। ठीक है, तो कैश के थ्रू आप जो भी चीजें खरीद पा रहे हो, आइसक्रीम खरीद पा रहे हो, बिस्किट खरीद पा रहे हो, IRCTC से टिकट खरीद पा रहे हो, सब्जी खरीद पा रहे हो, जो भी चीज खरीद पा रहे हो, तो जो कैश कर पा रहा है वही आपका डिजिटल करेंसी भी कर पाएगा। ओके। और कैश जब ऑनलाइन फॉर्मेट में रखा जाता है, आई मीन यूपीआई के थ्रू रखा जाता है, यूपीआई के बैंक अकाउंट में दिखा जाता है, तो तब क्या होगा? तब आप सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। जैसे आप IRCTC में ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस में ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। तो करेंसी जब डिजिटल फॉर्मेट में रखी जा रही है, तब भी तो ये सारी चीजें कर ही पाएंगे ना आप लोग। क्यों? क्योंकि करेंसी तो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्मेट में है। तो अभी हमारे पास कैश है, बट उसको हम नंबर्स के फॉर्म में मनी बोलते हैं। तो जब मनी आपके पास है, तो तब सारे आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हो, राइट? बट जब आपके पास करेंसी ही आपकी डिजिटल हो जाती है, तब ऑब्वियसली सारे के सारे ट्रांजैक्शंस तो डिजिटल ही होंगे ना। तब जाके आपका कैशलेस इकोनॉमी का टारगेट है वो तो अचीव हो जाएगा, राइट? So central bank digital currency is nothing but such kind of currency which is a legal tender. ठीक है, and it has every single feature as like as cash. जो भी चीज कैश कर पाएगा वही चीज आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कर पाएगा। यही कंसेप्ट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पायलट बेसिस पे चला रहा है 2022 से। ठीक है, तो उसने अपना होलसेल सेगमेंट ऑफ CBDC किस पे चलाया है, कब से चलाया है? उसने चलाया वो नवंबर 2022 से। और रिटेल CBDC का पायलट कब लॉन्च किया है उसने? दिसंबर 2023 में। पायलट लॉन्च किया है मतलब वो ये देख रहा है कि ये जो CBDC का कंसेप्ट है कितना सक्सेसफुली इंडिया में हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सके। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना CBDC का पायलट लॉन्च किया है। ओके, सो रिटेल CBDC क्या है, होलसेल CBDC क्या है, उसका क्या पर्पस है, क्या पर्पस नहीं है, आगे हम क्लियर करेंगे। ओके, सो बेसिक इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स रीड आउट कि क्या लिखा हुआ है। Central bank digital currency is nothing but a digital form of currency notes issued by a central bank. ठीक है, जो करेंसी नोट्स है उसी तरह का करेंसी हम डिजिटल फॉर्मेट में बनाएंगे, ऐसा RBI बोलता है। ठीक है, उसी को आप CBDC बोलते हो। कौन इशू कर रहा है? RBI इशू कर रहा है। RBI एक तो डायरेक्टली इशू करता है टू द कंज्यूमर्स, आई मीन टू द जनरल पब्लिक, और इशू करता है टू द जनरल पब्लिक विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, NBFCs के थ्रू। ठीक है, तो RBI कैसे इशू कर रहा है? डायरेक्ट भी इशू कर रहा है टू द कंज्यूमर्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ बैंक्स आल्सो। तो ये चीज भी बेसिक में यहाँ पे समझ लो, एक लाइन में समझ लो। डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, so Reserve Bank broadly defines CBDC as the legal tender, we already know, issued by a central bank in a digital form. Okay, we already know. It can be exchangeable. It is akin to sovereign paper currency but takes a different form. Which kind of different form? It is
mentioned in the digital format. That's it. Exchangeable at par with the existing currency. Exactly. अगर राहुल नेचुरल्स के आइसक्रीम पार्लर में 200 रुपीज का आइसक्रीम खरीदने गया है, बट उसने 500 रुपीज का कैश दे दिया टू दैट नेचुरल्स का आइसक्रीम पार्लर वाला गाय, बट उसके पास 300 रुपए वापस करने के लिए नहीं है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो बंदा क्या कर सकता है? वो बंदा राहुल को सीबीडीसी भी प्रोवाइड कर सकता है। 300 रुपए उसके पास कैश नहीं है तो वो क्या करेगा? राहुल को सीबीडीसी दे देगा 300 रुपए का। ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक्सचेंजेबल एट पार विद द एग्जिस्टिंग करेंसी एंड शॉल बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। यार करेंसी है तो पेमेंट के लिए तो यूज होगी, लीगल टेंडर है हमें तो पता है, एंड अ सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर हमारा नॉर्मल कैश अगर सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू हम मानते हैं उसको, क्यों? क्योंकि वो पैसा हम कभी भी कहीं पे भी यूज कर पा रहे हैं, सो दैट इज अ लीगल टेंडर एंड दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन इंडिया एटलीस्ट। और ये सेफ स्टोर क्यों माना जाता है? क्योंकि यार हमें पता है इसकी वैल्यू कभी भी डिग्रेड नहीं होगी। फॉरगेट अबाउट इन्फ्लेशन, इसकी वैल्यू कभी भी डिग्रेड नहीं होगी। मतलब ये चीज हम जब चाहिए, जितने साल के बाद चाहिए उतने साल के बाद ये कैश का यूज कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल दिस करेंसी इज अ लीगल टेंडर। अगर ऑब्वियसली 2000 रुपए की नोट बंद हो गई है तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, बट अगर वो अभी भी चालू है इकोनॉमी के अंदर तो ऑब्वियसली आप वो चीज का यूज कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट अ सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जब चाहिए तब आप यूज करो। ठीक है, तो CBDCs would appear as a liability on the central bank balance sheet। तो आपको पता है यार, जो भी नोट्स इशू किए जा रहे हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उनके लाइबिलिटी में दिखाई जाती है इन देयर बैलेंस शीट। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस कर रहा है ना आपको। आप करेंसी नोट देखोगे तो वहां पे देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस करता है आपको कि आप जो भी उनको नोट दोगे, अगर वो खराब नोट है, म्यूटिलेटेड नोट है या थोड़ी बहुत डैमेज नोट है, तो वो आपको क्या करेंगे? वो नोट्स के अगेंस्ट में आपको दूसरी नोट वो दे देंगे। ठीक है, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गए और उनको बोला ये लो डैमेज नोट ले लो, ठीक है, आई मीन बैंक्स के थ्रू गए या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप इश्यू ऑफिसेज में गए और उनको बोल दिया ये लो डैमेज नोट ले लो और इसके अगेंस्ट में आप मुझे अच्छी नोट दे दो, तो उनका काम है आपको देना। ठीक है, क्यों? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस कर रहा है, राइट। आप अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1000 रुपए 2000 रुपए का नोट दे रहे हो, अभी कैश विड्रॉल हुआ था, 2000 रुपए का नोट दिया, तो वो बोलते हैं हम आपको 2000 रुपए का नोट नहीं देंगे, बट 500 के 4 नोट हम आपको दे देंगे। ये क्यों दे रहे? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि आप हमें नोट दे दो और उसी के सिंक में हम आपको कुछ ना कुछ पैसा अलग वाले डिनोमिनेशन के करेंसी में पैसा वापस कर देंगे। एक तो सेम डिनोमिनेशन में भी वापस कर सकता है, एक तो अलग डिनोमिनेशन में भी वापस कर सकता है, बट आवर पॉइंट इज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस करता है लोगों को कि उनका पैसा वो लोग वापस करेगा। जितना भी पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ रहा है, जितना भी पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास प्रेजेंट किया जा रहा है बाय दिस जनरल पब्लिक। ओके, तो ऑब्वियसली हमें लोन देना है बैंक को, वो हमारा ऑब्लिगेशन है, तो वो क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें कुछ पैसा देना है आगे चल के, राइट। अगर हमने कुछ चीज उधार से, लेट्स से उधार से मैंने आइसक्रीम खरीदा है, तो मुझे 3 महीने बाद आइसक्रीम का पैसा देना है, तो वो क्या है? मेरे लिए लाइबिलिटी है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आइसक्रीम वाले को, मैं 3 महीने के बाद आपको 200 रुपए दे दूंगा। यस, तो यहाँ पे वही तो कर रहा है ना आरबीआई। आरबीआई तो बोल रहा है आप मुझे कभी भी पैसा दे दो, मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। So cash is a liability and hence CBDC is also a liability. A very, very important point that you need to always remember, because these questions have been asked n number of times in the RBI Grade B's interview this time. Okay. ये तो बोला हमने यार, ऑपरेशनल कॉस्ट जो भी लग रहा है फिजिकल कैश मैनेजमेंट के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इट्स गुड, वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस, राइट। फॉस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, यार फाइनेंशियल इंक्लूजन भी तो बढ़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है हमें पता है, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ओनली। ओके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंप्रूव होगा। कैसे होगा वो मैं बता देता हूं, ठीक है।
अगर किसी रूरल एरिया में एटीएम्स बहुत दूर दूर है तो यार एक बंदा कैश भी नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि कैश नहीं निकाल पाएगा तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ ना, मेरा बैंक अकाउंट ओपन करके, अगर मेरे एटीएम से दूर है तो मेरा तो कोई काम ही नहीं है बैंक में जाके। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट ही नहीं बनना है। ओके, तो और यार यूपीआई तो है, बट यूपीआई होने के बावजूद भी रूरल एरियाज में इंटरनेट नहीं होता है। इंटरनेट नहीं है तो यूपीआई का हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली देयर आर अनदर थिंग्स लाइक यूएसएसडी है, यूपीआई 123 पे है देयर इज समथिंग। बट अगर जितने ज्यादा पेमेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगे उतना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे वो पेमेंट ऑप्शंस की तरफ, और जितना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे वो सोचेंगे कि मैं फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनूं, ठीक है। तो लोगों के पास यूपीआई यूज नहीं कर रहे क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। कैश यूज नहीं कर रहे क्योंकि यार एटीएम्स नहीं उनके पास, तो वो बैंक अकाउंट ही ओपन नहीं कर रहे। थर्ड इज कि अगर ये यूपीआई अगर मैंने ऑफलाइन मोड पे चालू कर दिया, ये सीबीडीसी को मैंने ऑफलाइन मोड पे चालू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हर एक बंदा जो भी रूरल एरिया में वो खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा सेंट्रल बैंक का करेंसी है, ऐसा सेंट्रल बैंक का कैश है इन द डिजिटल फॉर्मेट जो वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग इंटरनेट। तो ऑब्वियसली विद इंटरनेट के बिना अगर कुछ चीजें यूज की जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। क्यों? यार इंटरनेट का रिचार्ज मारने के लिए भी पैसा लग रहा है, तो अगर जिस बंदे का पैसा बच जाएगा इंटरनेट को मारने के लिए, और बिना इंटरनेट के भी अगर वो पेमेंट कर पा रहा है, तो बंदा क्या सोचेगा? बंदा सोचेगा कि यार मेरे पास तो सीबीडीसी होना चाहिए। तो सीबीडीसी होने के लिए उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर वो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन गया तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इन इंडिया द फाइनेंशियल इंक्लूजन वुड इंक्रीज। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नथिंग बट including such people in the financial system who are not part of it. How? By providing them affordable. So CBDC is affordable when given that in a offline mode, and accessible. बिना इंटरनेट के अगर काम किया जा रहा है तो that is accessible, right? So CBDC will play a very important role in the financial inclusion space. Financial inclusion is nothing but including such people into a part of a financial system who are not part of it. How? By providing affordable and accessible financial services. Okay, damn clear. इनोवेशन इन पेमेंट सिस्टम, यार इनोवेशन ही तो है, सीबीडीसी भी तो हमने लाया है ना, तो नया नया कुछ आ रहा है पेमेंट इकोसिस्टम में, सो दैट इज इनोवेशन ओनली। तो इनोवेशन आ गया है, ओके। और इनोवेशन हम करेंगे भी जब सीबीडीसी हम ऑफलाइन मोड में लॉन्च करेंगे, ओके। बूस्टिंग इनोवेशन इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेस, यार हमारे पास ऐसा कोई भी एकदम सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव नहीं लिया है हमने पिछले कुछ सालों से जिसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर्स जो भी पेमेंट्स है वो इंप्रूव हो गए हैं। तो हमें ऐसा लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि सीबीडीसी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने का काम कर सकेगा। और क्या है, लोग आजकल बहुत प्रेरित हो रहे थे कि मुझे वर्चुअल करेंसी यूज करना है, मुझे बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट करना है, मुझे इथर के थ्रू यूज करना है, इथर यूज करके मुझे पेमेंट्स करना है। तो लोग ये वर्चुअल प्राइवेट करेंसीज का बहुत सेवन करने लगे थे। और ऑब्वियसली दिस प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज आर डेंजरस टू आवर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि यार अगर बिटकॉइन अगर चोरी हो जाता है, बिटकॉइन के मदद से अगर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो फ्रॉड को ट्रैक नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज दिस प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी एंटिटी इन द वर्ल्ड, और वो कर भी नहीं सकते बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज ब्लॉकचेन्स। तो ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, और इसके वजह से कोई भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल बैंक ये वर्चुअल करेंसीज को रेगुलेट नहीं कर पा रही है अभी तक, ठीक है। तो रेगुलेट नहीं कर पा रही है तो ऑब्वियसली अगर कुछ फ्रॉड भी होगा वो वर्चुअल करेंसी के थ्रू, वो भी नहीं पता कर पाएगा सेंट्रल बैंक। अगर राहुल के बैंक अकाउंट से, राहुल के नहीं,
फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, राम नाम का एक बंदा है, राम नाम के बंदे के अकाउंट से अगर बिटकॉइन चोरी हो जाता है, फ्रॉड से कोई ले लेता है, तो किसने फ्रॉड किया है ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पता नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस काइंड ऑफ करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड. विच काइंड ऑफ करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड? Private virtual currencies are not regulated, but CBDC is regulated because CBDC is owned by the Reserve Bank of India. CBDC is issued by the Reserve Bank of India. That's why it is regulated. ठीक है. The use of offline feature in CBDC, we have already discussed this. नीचे दो लाइन पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. Let's move forward then. Let me check यार if I have started the recording or not. Yeah, that's good. So what are the key designs to be considered for issuing CBDC? Yes. तो कुछ कुछ चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ध्यान में रखनी है जब भी वो सीबीडीसी लॉन्च कर रही है. किस किस तरह की चीजें जरा बताओ सर. बताते हैं सर, आपको बताते हैं कि टाइप ऑफ सीबीडीसी, दैट इज होलसेल सीबीडीसी, हमें किसको इशू करना है, और रिटेल सीबीडीसी किसको इशू करना है, पता होना चाहिए. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीबीडीसी, होलसेल एज वेल एज रिटेल. मोड्स ऑफ इशुएंस and management of CBDC: direct, indirect और hybrid. Direct in the sense Reserve Bank of India पूरा का पूरा जो CBDC इशू करता है डायरेक्टली जनरल पब्लिक को इशू कर रहा है. ठीक है. इनडायरेक्ट मोड मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा का पूरा जो CBDC है वो बैंक्स के थ्रू, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू इशू कर रहा है. हाइब्रिड मॉडल्स मतलब अगर 100 सीबीडीसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इशू करना है तो 40 सीबीडीसी वो बैंक्स के थ्रू, दैट इज फाइनेंशियली इंटरमीडिएट्स के थ्रू इशू कर रहा है, और बाकी जो 60 है वो खुद ब खुद इशू कर रहा है टू द जनरल पब्लिक. नेक्स्ट इज व्हाट? फॉर्म ऑफ सीबीडीसी: टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड. क्या होता है देख लेंगे आगे. इंस्ट्रूमेंट डिजाइन एंड डिग्री ऑफ एनोनिमिटी देख लेंगे आगे. ओके. सो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन सब ये जो भी चीज है, फॉर्म ऑफ सीबीडीसी, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन एंड डिग्री ऑफ एनोनिमिटी आगे देख लेंगे. ओके. सो यार ये जनरल सीबीडीसी रिटेल है ना, या जनरल पर्पस सीबीडीसी है. ये जो सीबीडीसी कौन यूज कर सकता है? कोई भी यूज कर सकता है एक्सेप्ट दैन दी इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है. क्या लिखा है पढ़ लो. Retail CBDC would be potentially available for use by all private non-financial consumers and businesses. ठीक है. तो राहुल को अगर आइसक्रीम के लिए नेचुरल्स को पेमेंट करना है तो वो रिटेल CBDC के थ्रू पेमेंट कर सकता है. राहुल को अथॉरिटी नहीं रहेगी. राहुल के पास बेसिकली होलसेल CBDC रहेगा ही नहीं, तो होलसेल CBDC नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उससे वो पेमेंट भी नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो रिटेल CBDC इज जस्ट फॉर जनरल पर्पस. ठीक है. जनरल पर्पस फॉर एनीथिंग. राहुल को IRCTC से पेमेंट करना है, इंडिगो की फ्लाइट बुक करनी है, आईबीबो पे जाके उसको होटल्स बुक करना है, उसको आइसक्रीम खरीदना है, उसको बिस्किट खरीदना है, उसको कोचिंग में पैसे देने हैं, उसको 4 व्हीलर खरीदना है, उसको 2 व्हीलर खरीदना है, तो उसके लिए वो रिटेल CBDC का ही यूज कर सकता है, बिकॉज रिटेल CBDC इज फॉर जनरल पर्पस. ओके. अगर एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस को पेमेंट करना है, फॉर एन एग्जाम्पल गूगल को अगर माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट करना है इंडिया में, तो वो कैसे कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ रिटेल CBDC. सो रिटेल CBDC इज फॉर एवरीबडी, दैट इज प्राइवेट non-financial consumers as well as businesses. But what about wholesale CBDC? Wholesale CBDC का जो यूज है बस वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं. राइट. फॉर एन एग्जाम्पल कॉल मार्केट, जहां पे एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसा लेती है. नोटिस मनी मार्केट, जहां पे एक बैंक दूसरे बैंक से 2 से लेके लेस देन 15 डेज के लिए पैसा लेती है. तो ये जो भी पैसा का ट्रांजैक्शंस होगा बैंक टू बैंक के बीच में, वो किस बेसिस पे होगा? वो होगा CBDC होलसेल के बेसिस पे. तो इंटर बैंक ट्रांसफर्स के लिए होलसेल CBDC का यूज किया जाएगा बस, और किसी भी यूज के लिए नहीं किया जा सकता है. ठीक है.
रिटेल सीबीडीसी इज ना इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कैश, वही तो मैं बोल रहा हूं। जिस तरह से आप कैश यूज करते हो कोई भी रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए, आइसक्रीम खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, रियल एस्टेट खरीदने के लिए, वैसे आप रिटेल सीबीडीसी का यूज कर सकते हो। सिंपल। ओके। Direct liability of central bank, we already know this. Wholesale CBDC has the potential to transform the settlement systems for financial transactions. तो हमें पता है यार banks आपस में wholesale CBDC का ही use करेंगे. Let's move forward. You know about this direct model and indirect model. Direct model is single tier model, indirect model is two-tier model. Very good. Okay. So direct model में पता है आपको क्या हो रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारी की सारी करेंसी डायरेक्टली कंज्यूमर को इशू कर रही है। देखो, सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीडीसी। इशुएंस पूरा का पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। अकाउंट कीपिंग मतलब कितना पैसा कौन से पब्लिक को दिया है, किसको दिया है। राहुल के पास कितना सीबीडीसी होल्ड करके रख रहा है राहुल, प्रियंका उसके पास कितना सीबीडीसी होल्ड करके रख रही है, मयूरी उसके पास कितना सीबीडीसी होल्ड करके रख रही है, श्रेष्ठा उसके पास कितना सीबीडीसी होल्ड करके रख रही है, मृण्मयी उसके पास कितना सीबीडीसी होल्ड करके रख रही है। वो सारी की सारी चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके। मयूरी ने कितना पैसा पे किया है किसी मर्चेंट को, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मेंटेन करके रखेगा। सो एवरीथिंग अबाउट द सीबीडीसी इंक्लूडिंग द इशुएंस, अकाउंट कीपिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा क्योंकि ये डायरेक्ट मॉडल है। एंड ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का भी काम आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही रहेगा अंडर द डायरेक्ट मॉडल। ओके। अगर राहुल का सीबीडीसी चल नहीं रहा है फॉर एनी पर्पस, तो राहुल का कंप्लेंट रिजॉल्व करने का भी काम यहाँ पे कौन करेगा? कंप्लेंट रिजॉल्व करने का भी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। सो इन अ नटशेल, डायरेक्ट मॉडल में सारा का सारा काम सीबीडीसी को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। सो दिस इज अ सिंगल टियर मॉडल क्योंकि एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है। टू टियर मॉडल में क्या हो रहा है? टू टियर मॉडल में दो एंटिटीज इन्वॉल्व है, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू सीबीडीसी इशू कर रही है। क्लियर है? ओके। बट इन दिस मॉडल सेंट्रल बैंक इशू सीबीडीसी टू कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज। इशुएंस करने का काम कौन कर रहा है? बैंक्स के थ्रू किया जा रहा है। एंड एनी क्लेम बाय कंज्यूमर्स इज मैनेज्ड बाय द इंटरमीडियरी ओनली। ठीक है, राइट। अगर राहुल का सीबीडीसी नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट मॉडल में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, बट इनडायरेक्ट मॉडल के अंदर उसको अगर सीबीडीसी बैंक्स के थ्रू मिल रही है तो बैंक के पास से तो जाएगा ना वो, क्योंकि उसको बैंक ने दिया हुआ है वो सीबीडीसी। तो बैंक के पास जाएगा और अपना कंप्लेंट रेज करेगा और वो कंप्लेंट को रिजोल्यूशन देने का भी काम आपके पर्टिकुलर बैंक का ही रहेगा। इन विच मॉडल? इन इनडायरेक्ट मॉडल। क्लियर? एज अ सेंट्रल बैंक, so any claim by consumers is managed by the intermediary and the central bank only handles wholesale payment to intermediaries. तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे बस क्या देख रहा है? बस सेंट्रल बैंक यही देख रहा है कि मुझे पैसा जो देना है बस फाइनेंशियली इंटरमीडियरी को देना है और कुछ नहीं। क्लियर है? डैम क्लियर सर। आप आगे बढ़ो, हमारा टेंशन मत लो। अगर हमें कुछ भी नहीं समझता है तो हम रिवाइंड कर लेंगे, और नहीं समझता है तो आप तो हो ना हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए, बट डाउट्स शुड बी वेरी स्पेसिफिक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Forms of CBDC, what is this? Let's find it out. So CBDC can be structured as a token based or account based. Token based मतलब क्या? This is nothing but a bearer instrument like banknotes. जिसके हाथ में भी वो CBDC आ गया वो CBDC उसका हो जाएगा। This is just like a bearer check or a cash. क्या है एक बार पढ़ लो। A token-based CBDC is a bearer instrument like banknotes, meaning whosoever holds the token at a given point in time would be presumed to own them. ठीक है। Contrast में क्या है? Account based क्या है? Would require maintenance of record of balances and transaction of all holders of the CBDC and indicate the ownership of the monetary balances. ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा?
बेसिकली दो तरह के सीबीडीसी इशू करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा बोल रही है, एक तो टोकन बेस्ड एंड एक तो अकाउंट बेस्ड। टोकन बेस्ड मतलब ये बियरर सीबीडीसी रहेगी, ठीक है, मतलब जो सीबीडीसी जिसके पास है वो उसी की एसेट हो जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल राहुल के पास बियरर सीबीडीसी है 100 डिनोमिनेशन की, 100 रुपीज की, वो जो डिनोमिनेशन की सीबीडीसी राहुल जब नेचुरल्स वाले को दे रहा है तो वो सीबीडीसी वो उसकी हो जाएगी क्योंकि उसके पास अभी वो सीबीडीसी है जो पहले राहुल के पास थी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टोकन बेस्ड। जिसके पास चले जाएगा वो सीबीडीसी वो उसका हो जाएगा, जस्ट लाइक द बैंक नोट्स। नेक्स्ट इज अकाउंट बेस्ड। अकाउंट बेस्ड सिस्टम मतलब क्या? वुड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल द होल्डर्स ऑफ द सीबीडीसी। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी भी लॉन्च करेगी, उसको इशू करेगी। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखेगी कि किसके पास कितना सीबीडीसी है, किसके नाम पे हमने सीबीडीसी इशू किया है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सीबीडीसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे इशू किया है 100 करोड़ का, तो उसको पता रहना चाहिए 100 करोड़ की ओनरशिप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहेगी। 200 करोड़ की अगर उसने पंजाब नेशनल बैंक को सीबीडीसी इशू किया है तो वो 200 करोड़ का सीबीडीसी वो पंजाब नेशनल बैंक का ही है, because this is related to that particular entity, because that is related to particular company, because that is related to particular financial institution। तो अकाउंट बेस्ड मतलब पर्टिकुलर अकाउंट के लिए ही पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही वो सीबीडीसी दी जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रैक रखेगा कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 200 करोड़ दिया, वो उनकी ओनरशिप है। 300 करोड़ मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया, वो उनकी ओनरशिप है। 100 करोड़ मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिया, वो उनकी ओनरशिप है। सो टोकन बेस्ड इज अ बियरर वन, जिसके पास है उसकी ओनरशिप हो जाएगी। अकाउंट बेस्ड द ओनरशिप इज ऑलवेज फिक्स्ड in this case, which is State Bank of India, Bank of Baroda and Punjab National Bank and Bank of Maharashtra. Okay. Also in a token based CBDC, the person receiving a token will verify that his ownership of the token is genuine, whereas in an account based CBDC, an intermediary verifies the identity of an account holder. Okay. So यार जब भी हमें कोई, मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ पेमेंट करने, तो पेमेंट वाला देखता है ना हमारे आगे कि यार ये जो करेंसी है जेन्यून है या नहीं है, राइट? क्या देखता है यार, ये ओनर के पास जो भी करेंसी है, कैश जो मुझे दे रहा है, ये काउंटरफिट करेंसी तो नहीं है, ये रियल वाली करेंसी तो है। यही चेक करने का काम आपका पेट्रोल पंप वाला करता है। तो वैसे ही अगर मैं टोकन बेस्ड सीबीडीसी भी किसी को दे रहा हूं तो टोकन बेस्ड सीबीडीसी में भी वेरीफाई करने का काम आपका पेट्रोल पंप वाला करेगा, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये जो भी टोकन बेस्ड सीबीडीसी दे जा रही है वो जेन्यून है या नहीं है। अभी आप मुझे पूछोगे कि वो जेन्यून है या नहीं है सर, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स इसके अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च नहीं किया है। जब भी लॉन्च हो जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा। हमें जब पता चल जाएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, बिकॉज हेल्प तो सबकी करनी चाहिए, राइट? जब आप हेल्प करोगे तभी जाके खुद भी हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाके आपको भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज हेल्प एवरीबडी टू हुम यू कैन, बट आइडेंटिफाई करो कि किसको हेल्प की जरूरत है। अगर आगे वाला बंदा उतनी आपकी हेल्प की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सो स्टॉप गिविंग हेल्प, ठीक है। बट ऑब्वियसली द पर्सन हु इज respecting your efforts, give them a lot of help that is possible from your side, because that help, that one direction will uplift his life like nothing else. So kindly help everybody to whom you can, but obviously find the needy who needs your help a lot. Yeah, so genuineness आपको देखना है। Next is what? Next is a token based CBDCs we would as a preference mode for CBDC retail. पता है ना हमें, CBDC retail is nothing but the physical cash but in a digital format. तो physical cash में जैसे हमें anonymity होती है कि किसी के पास भी गया उसका वो कैश हो जाता है, किसी के पास भी गया वो उसका ओनर हो जाता है, तो वैसे ही तो CBDC retail है, as simple as that. And account based CBDC may be considered for a CBDC wholesale. Obviously it should be considered as a CBDC wholesale only. क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम्पल में देखा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कुछ सीबीडीसी अलॉट कर रहा है,
कुछ पंजाब नेशनल बैंक के लिए सीबीडीसी अलॉट कर रहा है, ठीक है। तो यही सीबीडीसी अकाउंट के माध्यम से होलसेल ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, टेक्नोलॉजी चॉइस। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि हमें ये हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो सीबीडीसी जो बनेगा, ऑब्वियसली दिस इज द डिजिटल करेंसी, तो कोई ना कोई अंडरलाइन टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए कि किस पे सीबीडीसी चलेगी। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए। विल दैट बी अ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज, ठीक है। विल दैट बी अ मशीन लर्निंग? विल दैट बी अ ब्लॉकचेन? विल दैट बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, और व्हाट? कौन सी टेक्नोलॉजी ड्राइव करेगी सीबीडीसी को, ये भी चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली देख रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता चला कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द सीबीडीसी, फॉर द डिजाइन ऑफ द सीबीडीसी। तो सीबीडीसी कैसी बनाई जाएगी? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। मतलब बताता हूं, ठीक है। So there are two types of technology, there are two types of database, or there are two types of technology basically. One is centrally controlled, ठीक है, that is undistributed technology, and the other one is distributed ledger technology. So undistributed is nothing but the conventionally centrally controlled database or the centrally controlled technology, मतलब, ठीक है। तो यार सीबीडीसी अगर डायरेक्टली इशू किया जा रहा है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अगर राहुल अगर कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है सीबीडीसी का, राहुल ने अगर आईआरसीटीसी को पेमेंट किया है 3000 रुपीज का, क्योंकि उसको पुणे से दिल्ली जाना था, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा है? एक तो उसने मान के चलो डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया, तो उसका डेबिट कार्ड का डिटेल्स भी वहां पे है, सारी डिटेल्स है, उसका नाम है, उसका सीवीवी है, उसका एक्सपायरी डेट है, सब कुछ है। और क्या है? और उसका उसने कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया वो भी पता चल रहा है। तो ये अगर ये सारा का सारा डेटा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ सेंट्रली कंट्रोल्ड डेटाबेस। बट ये डेटा अगर सबके पास है, लेट्स से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बस सीवीवी का डेटा है, नाम जो राहुल का नाम है जो कार्ड पे लिखा हुआ है वो XYZ एंटिटी के पास है, तीसरा एक्सपायरी डेट तीसरे एंटिटी के पास है, चौथा जो भी अमाउंट पे किया है चौथे एंटिटी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये चार एंटिटी के बीच में अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अगर एक एंटिटी का भी सिस्टम हैक हुआ है, फिर भी हैकर को कस्टमर का पूरा डेटा नहीं मिलेगा। अगर हैकर को अगर कस्टमर का पूरा डेटा नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर के साथ फ्रॉड्स भी होने कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे आपका डेटा स्टोर किया गया है। तो अगर एक सिस्टम भी हैक हो जाती है, फिर भी कस्टमर के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा डेटा हैकर को मिल ही नहीं रहा है। तो अगर पूरा डेटा हैकर को नहीं मिला तो फ्रॉड कैसे होंगे? फ्रॉड नहीं होंगे। सो इसलिए हम सोच रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए ताकि फ्रॉड्स रिड्यूस हो सके। और क्या ठीक है यार। राहुल को राहुल को लोन चाहिए। तो राहुल गया धनी के पास, धनी ऐप के पास, तो वो 1 मिनट में उसको लोन दे देगी। बट लोन देने के लिए उसको देखना भी पड़ेगा ना राहुल किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस करता है, राहुल के ट्रांजैक्शंस किस किस तरह के होते हैं, कितने बार राहुल मंथ में ट्रांजैक्शन करता है, उसको सारी चीज पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो उसका डेटा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। बट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही सर्वर अगर लो रहेगा, सर्वर डाउन रहेगा, तो क्या वो धनी ऐप तभी के तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर एक्सेस नहीं कर पाएगा तो राहुल की जरूरत तभी की तभी पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो राहुल को जो लोन मिलेगा वो भी लेट मिलेगा, एंड विच इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसको अभी के अभी चाहिए, बट उसको 2-3 दिन बाद लोन मिल रहा है, तो उसका कोई काम ही नहीं है।
या फिर राहुल को अभी 1 मिनट में लोन चाहिए बट उसको 4 से 5 घंटे में लोन मिल रहा है, तो उसका भी कोई काम नहीं है। ओके, तो यही फेलियर को रोकने के लिए, यही सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी रहे। यही फ्रॉड्स को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी रहे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट डिजाइन। व्हाट इज इट? यार हम देखना चाहते हैं कि जो सीबीडीसी है उसको हम कैसे रखें, मतलब सीबीडीसी के ऊपर लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्या? अगर राहुल सीबीडीसी 100 करोड़ ओन करता है तो राहुल को उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्या? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है अगर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि राहुल सारा का सारा पैसा तो सीबीडीसी में रखने की कोशिश करेगा। अगर राहुल सारा का सारा पैसा सीबीडीसी में रखेगा और सीबीडीसी डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगी, तो उस केस में बैंक के पास तो कुछ पैसा ही नहीं रहेगा, बैंक के पास कुछ डिपॉजिट ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस राहुल को सारा का सारा डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीबीडीसी पे मिल रहा है। तो राहुल क्यों कैश बैंक अकाउंट में फालतू में जमा करेगा? अगर राहुल बैंक में पैसा जमा नहीं करेगा, दैट इज डिपॉजिट नहीं करेगा, तो बैंक चल पाएगी क्या? बैंक नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक का मेन बिजनेस तो लोन का है। तो अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स नहीं रहे, कस्टमर डिपॉजिट्स, तो वो आगे लोन दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। अगर लोन ही नहीं दे पाएगा तो बैंक का एग्जिस्टेंस का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। तो बैंक अल्टीमेटली उनका रेवेन्यू जो है कम 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 होते जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वो लोन ही नहीं दे पाएंगे। लोन क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे। उनके पास डिपॉजिट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल जैसे लोग सीबीडीसी में अपना सारा का सारा पैसा होल्ड करके रखते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा चीज होने देगी क्या? नहीं होने देगी। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए कि बैंक्स भी एग्जिस्ट करने चाहिए, क्योंकि बैंक्स आर द मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना है कि हम सीबीडीसी पे इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो बैंक्स को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज व्हाट रिटन ओवर हियर। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ एनोनिमिटी। यार लोगों को कैश क्यों यूज कर रहे लोग? क्योंकि लोगों को एनोनिमिटी चाहिए। अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है 20 लाख रुपए, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर मुझे रियल एस्टेट में कुछ खरीदना है तो मैं 20 लाख जो मेरे पास कैश है मैं वही दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मेरे सारे के सारे पेमेंट हिस्ट्री के बारे में पता चले। अगर पता चलेगा उनको तो ऑब्वियसली बहुत सारे उसके साथ प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर पेमेंट ले रहा हूँ, अगर मैं कैश पेमेंट्स ले रहा हूँ, मैं अगर कोचिंग में जॉब कर रहा हूँ तो मैं वहां से एग्जांपल कैश पेमेंट्स ले रहा हूँ, तो कैश पेमेंट्स ले रहा हूँ तो दैट इज अनअकाउंटेबल। तो मैं कैश पेमेंट्स ले रहा हूँ तो उसमें मुझे इनकम टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं कैश ले रहा हूँ तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, और गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मुझसे टैक्स नहीं मांगेगी। ठीक है, तो ये जो कैश है बहुत बड़ी एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मुझे 20 लाख अगर मुझे कोई कोचिंग 2000 रुपीज दे रहे हैं तो 2000 रुपीज अगर मैं कैश में ले रहा हूँ तो मुझे इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे ट्रांजैक्शंस अकाउंटेड ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो ये जो फीचर है लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका टैक्स में जो दिए जाने वाला पैसा है वो बच जाता है। बट सीबीडीसी भी यही सेम एनोनिमिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जब ये एनोनिमिटी प्रोवाइड करेगी तभी जाके लोग सोचेंगे कि हमें कैश का इस्तेमाल करना बंद करना है। ये जो जिनको भी एनोनिमस रहना है वो लोग सोचेंगे कि हमें कैश का इस्तेमाल करना बंद करना है, क्योंकि वही चीज हमें हमारा सीबीडीसी भी प्रोवाइड कर रहा है। बट सीबीडीसी में ये चैलेंज रहेगा क्योंकि यार ये डिजिटल है, तो आप डिजिटली कुछ भी करो उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो मार्क है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में वो दिख ही जाता है। तो डिजिटल करेंसी आप कितना भी यूज करो कहीं ना कहीं पे सीबीडीसी कहीं ना कहीं पे तो मार्क छोड़ ही देगा। बट कैश का क्या है यार, 20 लाख अभी आपने दिए डायरेक्टली
रियल एस्टेट एजेंट को दे दिए, खत्म हो गया डील। किसी को पता नहीं चल रहा है आपको रियल एस्टेट एजेंट को छोड़ के कि राहुल ने इतना इतना पैसा दिया है। बट सीबीडीसी के साथ वैसा नहीं होगा। सीबीडीसी अगर यूज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा कि राहुल के पास 20 लाख रुपए थे और 20 लाख रुपए उसने रियल एस्टेट एजेंट को दिए हुए। तो इस केस में राहुल जैसे जो लोग हैं जिनको एनोनिमस रहना पसंद है, फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक हो रहे हैं, तो उनका जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इट्स बेस्ट कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर सीबीडीसी का एडॉप्शन बढ़ाना है तो उसको एनोनिमिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इन दी सीबीडीसी। अगर वो एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है तभी जाके सीबीडीसी सक्सेसफुल होने का चांसेस है, तभी जाके कैश इंडिया में कम होने के चांसेस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is the last slide. Can we go through this? यही चीजें हमने सारी डिस्कस की हुई है और वही चीज मैंने कंक्लूजन में लिखी हुई है। As simple as that. ठीक है, क्या बोला है देखो, एक एक लाइन पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कंक्लूजन लिखा जाता है। एंड दिस इज द बेस्ट कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि जो भी अभी तक पढ़ा है हमने उसको मैंने यहाँ पे समराइज किया है और उसका वे फॉरवर्ड भी लिखा हुआ है कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है देख लो। While the intent of CBDC and the expected benefits are well understood, हमें पता है CBDC क्यों लाया गया है और उसके क्या benefits है, हमें तो पता है। But it is important that the issuance of CBDC needs to follow a calibrated and nuanced approach with adequate safeguards to address potential difficulties and risk in order to build a system which is inclusive, competitive and responsive to innovation and technological challenges. हमें पता है CBDC के क्या क्या challenges है। ठीक है, सीबीडीसी एनोनिमिटी प्रोवाइड नहीं करता है, सीबीडीसी में ऑफलाइन फीचर्स होने चाहिए, सीबीडीसी टोकन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, सीबीडीसी के 2 मॉडल्स होने चाहिए। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इन दिमाग में हमने सोचा है कि सीबीडीसी कैसा होना चाहिए, उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और काफी अच्छे से सोचना चाहिए ताकि जो भी डिफिकल्टीज अभी आ रही है सीबीडीसी में वो पूरी की पूरी मिटिगेट हो सके। तो जैसे हमने बोला है सीबीडीसी ऑफलाइन मोड यूज करना चाहिए। क्यों? तभी जाके हमारे पास डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी रहेगी, तभी जाके हमारी कैशलेस इकोनॉमी अचीव हो पाएगी। एनोनिमिटी हमें प्रोवाइड करना है, तभी जाके हमारा जो रियल कैशलेस सोसाइटी हमें दिख पाएगी। ठीक है, जो चीज हमने पीछे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे वही बोला है कि जब भी सीबीडीसी लॉन्च कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच से उसको लॉन्च करना पड़ेगा ताकि सीबीडीसी का एडॉप्शन भी बढ़े और जिसके वजह से हमारी डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी भी बने। CBDC, we all know it is in pilot stages. Therefore, in the absence of precedents, extensive stakeholder consultation along with iterative technology design may be the requirements to develop a solution that meet the requirements of everybody, of all stakeholders, including financial institutions, including general public like you and me. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हमें एक सीबीडीसी को सक्सेसफुल बनाना है तो स्टेक होल्डर्स के साथ कंटिन्यूअसली बात करनी पड़ेगी, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बात करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स के साथ बात करनी पड़ेगी और उनसे ये देखना पड़ेगा कि सीबीडीसी अभी कैसे वर्क कर रहा है और उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी अभी नई चीज करती है तो उसको कंसल्ट करती है, किसके साथ? बैंक्स के साथ कंसल्ट करती है, जनरल पब्लिक के साथ कंसल्ट करती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ भी चीज करना हो, सीबीडीसी को भी लॉन्च करना तो एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कंसल्टेशन करेगा तभी जाके लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, बैंक्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। जब लोग और बैंक्स एक्सेप्ट करेंगे तब ऑब्वियसली हमारा जो टारगेट है कैशलेस इकोनॉमी का वो भी अचीव हो जाएगा। सिंपल। ओके, और क्या बोला है? CBDC is aimed to complement rather than replace current forms of money and is envisaged to provide an additional payment avenue to users and not to replace the existing payment system. तो CBDC just complement करना चाह रहा है existing payment systems को, वो कोई
यूपीआई को रिप्लेस नहीं करना चाह रहा है वो, ठीक है, वो एनईएफटी को रिप्लेस नहीं करना चाह रहा है, वो आरटीजीएस को रिप्लेस नहीं करना चाह रहा है, वो बस कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा है ये सारे के सारे पेमेंट एवेन्यूज को, ताकि इंडिया में और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, supported by the state of art payment system of India that are affordable, accessible, convenient, efficient, safe and secure. The CBDC will further bolster India's digital economy, make the payment system more efficient and contributing to further financial inclusion. CBDC लॉन्च करने की वजह से इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन भी अचीव हो जाएगा, क्योंकि नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं आपके सीबीडीसी में। तो देखो, जो चीज हमने पीछे बात की है उसी चीज के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, बट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे. If you write such kind of answers, if you write such kind of conclusion, then you would definitely in a better position to get a very good marks in the examination. I know this is a long post, this is a long conclusion, but आपने अगर ऊपर का भी conclusion copy कर लिया, that is first paragraph भी लिख दिया examination में, that is more than sufficient to get you a very good marks. Obviously conclusion आपका 600 words के इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 वर्ड्स होना चाहिए, और ये आप पहला पैराग्राफ भी कंसिडर करोगे दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 60 वर्ड्स. अगर ऑब्वियसली आप नीचे का भी करोगे दैट वुड एक्सीड 110 और 120 वर्ड्स, उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका 600 वर्ड्स का आंसर होता है, सो इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए 10 to 12% में, 10 to 12% ऑफ 600 वर्ड्स. कंक्लूजन होना चाहिए आपका 10 to 12% ऑफ 600 वर्ड्स, और जो भी बाकी बचता है वो सारा का सारा बॉडी में जाना चाहिए, ठीक है. तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, 10 to 12% ऑफ इंट्रोडक्शन, 10 to 12% ऑफ कंक्लूजन, और बाकी का रिमेनिंग वर्ड्स विल बी इन द बॉडी पार्ट. I hope this is damn clear. I tried to explain in a much more easy language so that any layman could understand this. If you like the content, do let me know. If you like the teaching, do let me know in the comment section. Your comments are much more valuable to me, guys. So kindly enjoy the session and do let me know. Thank you so much. I'll be coming up with the 6th part of digital payments, and that would be the last part. In that, I will consider the payment vision 2025 of the Reserve Bank of India and the digital payment index. I hope you like the session. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.